अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक नए जुर्म की दास्तान सुनाते हैं। ये जुर्म तो नया है लेकिन लाखों नहीं करोड़ों लोग इसके जिम्मे में आ रहे हैं। हनी ट्रैप का नाम आपने सुना होगा कि लोगों को खवातीन हनी ट्रैप करती हैं, यानी कि टेलीफोन कॉल पे किसी भी मर्द को जो मालदार हो या जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो उसको खवातीन फ़ोन कॉल्स करती हैं। और ये फ़ोन कॉल सिर्फ खवातीन ही नहीं करती हैं, कुछ इस तरह की ऐप भी मौजूद हैं जिसमें आवाज़ खातून की हो जाती है और बोलने वाला मर्द होता है। हनी ट्रैप है। फिर उसके बाद कुछ लोग माली नुकसान भी इन्हीं ऐप्स के ज़रिए हासिल करते हैं। ये होने वाले तमाम डिजिटल फ्रॉड साइबर क्राइम में आते हैं और साइबर क्राइम को लीड करता है या कानून के शिकंजे में लाता है वो इदारा FIA का है, यानी कि साइबर क्राइम विंग भी एक FIA का यूनिट है जो इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के जो मुख्तलिफ किस्म के गैर कानूनी काम होते हैं उनकी रोकथाम करता है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मारूफ मुसन्निफ और बहुत ही मकबूल सेलेब्रिटी खलीलुर रहमान कमर को एक अरूज नाम की लड़की जो है वो हनी ट्रैप करती है। यकीनन काम तो ये गैर कानूनी था और रात गए खलीलुर रहमान कमर का वहाँ पे जाना कोई जस्टिफिकेशन उनकी जानिब से ऐसी सॉलिड सामने नहीं आई कि उसको गलत करार दिया जाए, लेकिन जो उनके साथ हुआ उनको वहाँ पे हनी ट्रैप करके बुलवाया गया और वहाँ पे लूट मार की गई, उन पे तशद्दुद किया गया और उनसे लाखों रुपए की रकम बटोरी गई। ये भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरी जानिब हम आपको दिखाएंगे कि साइबर क्राइम में सियासी तौर पे किस तरह से हलचल मचाई जाती है। बहुत मारूफ स्टेज के और टीवी के फनकार हैं ताहिर अंजुम, जिन्होंने एक प्री प्लान किया जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि एक वीडियो बनाने के लिए कि ताहिर अंजुम जो जिनका ताल्लुक़ हुक्मरान जमात के साथ है उनको किस तरह से PTI की ख़वातीन तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। यकीनन ये भी एक वीडियो बनाने के लिए जो डिजिटल फ्रॉड है उसके ही ज़िम्मे में आता है। आज के प्रोग्राम में इस तरह के और भी बहुत सारे फ्रॉड हम आपको बेनकाब करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों को जो है उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, किस तरह से उनके साथ जो है लाखों रुपए की जो है धोखाधड़ी उसके केसेस सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद और तो और लोग शादी का झांसा देकर भी लाखों रुपए बटोर रहे हैं। फिर अगवा बराए तवान की जो वारदातें हैं वो भी बेपनाह हो रही हैं। हनी ट्रैप के जो ज़रिए लोग वो भी लाखों रुपए जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। फिर मंशियात जो है वो भी तकरीबन डिजिटल यानी कि मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए जो है वो भी मुंतकिल की जाती है, उसका भी फ़रोख्त का काम जो है वो अपने अरूज पर है। साइबर क्राइम अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर दिया है हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, और दूसरी जानिब से पंजाब पुलिस ने भी जो साइबर क्राइम है उसके हवाले से एक यूनिट, एक विंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ही उसका भी क़याम अमल में लाया गया है। इन्वेस्टिगेशन का जो साइबर क्राइम विंग है उसमें पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जो पुलिस है उसमें एक DSP को जो है साइबर क्राइम का जो है वो सुपरवाइज़र बनाया गया है। उसे बाकायदा जो है वो SSP और DIG इन्वेस्टिगेशन दोनों ही उसको सुपरविजन उसकी करते हैं। कोई आपको जो है डिजिटल मीडिया के ज़रिए आपके साथ फ्रॉड हो जाए या आपको कोई फेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी और ऐप के ज़रिए कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो पुलिस भी इसके लिए काम शुरू कर चुकी है, लेकिन उसका जो कानून साजी उसकी है वो होना बाकी है। लेकिन मुकदमात का, मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात का अंदराज जो है वो होना शुरू हो चुका है। जो साइबर क्राइम विंग है वो ऑलरेडी FIA की जानिब से पहले ही बनाया जा चुका हुआ है और उस पर जो है वो काम कर भी रहे हैं। हनी ट्रैप जो है सबसे पहले हम इसके लिए बात करते हैं कि कुछ अर्सा पहले राजनपुर के इलाके में एक 1122 का गालिबन मुलाजिम था
उसको हनी ट्रैप किया गया था। वहाँ पे जो है उसको एक ख़ातून फ़ोन करती थी और उस ख़ातून के ज़रिए जो है वो उसको मिलने के लिए वो जंगल जिसे कच्चा का इलाका कहा जाता है उस तरफ वो कहीं उसके करीब जो है वो जाता है और वहाँ से उसको डाकू अगवा करके ले जाते हैं। फिर उसकी जो है उसको ज़ंजीरों में बांधा जाता है, उस पर तशद्दुद का निशाना उसको बनाया जाता है, उसके ऊपर असला ताना जाता है और उसकी एक वीडियो बनाई जाती है। वीडियो बना के उसके घर वालों को मुंतकिल की जाती है। जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल होती है और अपनी वो बीवी को बड़ा वाज़ेह कहता हुआ दिखाई देता है कि इतने करोड़ ये मांग रहे हैं, इनको दे दिए जाएं और उसको बचा लिया जाए। एक ये मामला हुआ, उस पर पुलिस ने जो है वो भी काफ़ी अपनी एफिशिएंसी दिखाई और कोशिश भी की और वो मामले को किसी हद तक कामयाब जो है वो सॉल्व भी किया। दूसरी जानिब पिछले दिनों बहुत एक वावेला रहा कि बहुत मुल्क के नामवर राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, उनको एक ख़ातून जो अरूज नामी एक ख़ातून थी उसने हनी ट्रैप किया। अब यकीनन जो खलीलुर रहमान कमर हैं वो इस बारे में कोई वजाहत नहीं करना चाह रहे थे। उसके हवाले से वो FIR नहीं कटवाना चाहते थे, मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन ये ज़रूर चाहते थे कि जिन लोगों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिन लोगों ने उनसे गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती उनके ATM से रकम निकलवाई और जिन लोगों ने उनके साथ ये फ्रॉड किया या जुर्म किया, उन लोगों को पकड़ा जाए लेकिन उसकी FIR दर्ज वो ना करवाएं। लेकिन इसमें चूँकि अगवा का मामला भी था कि लाहौर में उसको खलीलुर रहमान कमर को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के बड़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी में बुलवाया जाता है और वहाँ पर उसको एक ख़ातून जो है वो फ़ोन कॉल करके बुलवाती है जो पिछले कई दिनों से उसके साथ राब्ते में थी और वहाँ पे फिर उसकी वीडियो भी बनाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी वीडियोस भी बनाई जाती हैं जिसमें वो हम कह सकते हैं कि वो काबिल एतराज़ किसी हद तक वीडियोस थी। तो वो वीडियो वायरल भी हुई, वो पुलिस के पास भी आ गई, जिन मुलज़मान ने बनाई उन्होंने भी इसमें से कुछ हिस्सा इसका वायरल भी किया, सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा भी। तो जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, तो जब ये लोग पकड़े गए, पहले लोग पकड़े गए फिर मुकदमा दर्ज हुआ, तो फिर ये इन लोगों ने सारा प्लान जो है वो बताया कि ये नौसरबाज हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों के साथ धोखा दही करते हैं। ये खलीलुर रहमान कमर जो है वो एक मुल्क के बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत सारे उन्होंने ड्रामे, फिल्में और बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन ये कहानी उनके लिए भी एक मुख्तलिफ होगी जो उनके साथ हुई कि ख़ातून उनको फ़ोन करके अपने घर में बुलवाती है कि उसके साथ वो कुछ डिस्कस करना चाहती है, कोई कहानी उनसे लिखवाना चाहती है, कोई ड्रामे का स्क्रिप्ट जो है वो उसे लिखवाना चाहती है। तो खलील साहब जो है रात के 4 बजे उसके घर चले जाते हैं, अरूज के घर चले जाते हैं। जब वो वहाँ पे बैठ गए तो वहाँ पे पहले से ही कैमरे नस्ब थे। फिर उसके बाद जो मामला हुआ कि उन्होंने गन पॉइंट पे असले के ज़ोर पे उनको खलीलुर रहमान कमर साहब को अगवा किया और लाहौर से बाहर जाके उनको कहीं पे छोड़ दिया, गाड़ी भी उनको दे दी, ATM कार्ड भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, लेकिन पैसे जो हैं वो ले लिए। ये एक हनी ट्रैप का जो था एक मुनफिक किस्म का जो है वो वाक़या और बड़े आदमी के साथ, नामवर आदमी के साथ ये पेश आया और इसको भी सॉल्व कर लिया गया, इसके मुलज़मान भी पकड़ लिए गए। इसमें साइबर क्राइम भी था, इसमें दूसरा जो है पुलिस का भी मुतलका मुकदमा था, तो इसको ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से कुछ अर्सा पहले हमने एक नौजवान का प्रोग्राम किया था जिसमें वो इराक़ में मुकीम होता है और उसकी टेलीफोन पे जो है वो एक ख़ातून के साथ, लाहौर में रहने वाली ख़ातून के साथ दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस तरह से हो जाती है कि वो टेलीफोनिक उसकी जो है वो फ़ोन पे उनकी शादी भी हो जाती है, शादी भी करने का वो दावा करते हैं। तो वो जो इराक़ में मौजूद लड़का होता है, नौजवान होता है, वो ख़ातून जो है वो पैसे अपने उस लड़के से, दोस्त से, जो टेलीफोन पे उसका दोस्त बनता है, उससे मंगवाती है। फिर उसकी भी लाहौर में एक FIR 420 की FIR जो है वो गालबन फैक्ट्री एरिया थाना था, वहाँ पे दर्ज हो जाती है।
और इसी तरह से फिर जो एक और हमारे सामने एक वाक़या पिछले दिनों पेश आया, जिसमें अभी तक ना तो इसमें कोई हतमी रिपोर्ट या हतमी बात सामने नहीं आई है। वो ये है कि नुमान एक है अगवा होने वाला नौजवान, उसका भाई है नुमान, उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया थाना इचरा में कि उसकी कुछ अर्सा पहले एक फ़ेसबुक के ज़रिए उसके भाई की दोस्ती होती है लड़की के साथ, और वो दोस्ती जो है वो मोहब्बत में गालिबन तब्दील हो जाती है। तो फिर वो उसको मिलने के लिए उस फेसबुक फ्रेंड जो उसकी बनती है उसके ख़ानदान वालों से मिलने के लिए वो मुख्तलिफ़ मकामात पे जो है वो जाता भी रहता था, और जब अब गया तो वो वापस नहीं आया। अगवा का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस उस अगवा के मुकदमे में हस्बे मामूल कुछ नहीं कर सकी। फिर ये केस जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो डीएसपी हैं, जो अगवा बराए तवान का एक यूनिट अलग से बनाया गया है, उसके डीएसपी हैं तोकीर अंजुम साहब, उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है, और उनकी जानिब से जो मुकदमे के मुद्दई हैं उनको काफ़ी सारे यकीन दहानियाँ और काफ़ी सारा हौसला दिया गया है कि बहुत जल्द उनके भाई को बाजियाब भी करवा लिया जाएगा और बहुत ही जल्द उनके अगवा करने वाले नौजवान को गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। मुकदमा अगवा और अगवा करके ले जाने का हुआ है, जिसे पुलिस जो है वो डील करी है, लेकिन इसकी वजह क्या बनी है? जो एफआईआर का मतन है उसमें भी इसकी वजह एक साइबर क्राइम की ही जो एक शक्ल है वो सामने आती है कि एक नौजवान लड़का जो शादीशुदा है और उसकी एक दोस्ती एक लड़की के साथ इंस्टाग्राम के ज़रिए हो जाती है। इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है, फिर मामला व्हाट्सएप कॉल पे और व्हाट्सएप मैसेज पे शुरू होता है, और फिर वो मामला दोस्ती की नौबत तक पहुंच जाता है। इस तरह के केस से जुड़े एक मुकदमे के मुद्दई, जिसमें मुद्दई नोमान है और जो अगवा मगवी है, जो अगवा होने वाला नौजवान है, उसका भाई इस मुकदमे में मुद्दई है। अभी वो पुलिस के सामने या किसी मीडिया के सामने जो है वो किसी किस्म का बयान देने से एतराज़ कर रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की जानिब से उनको कहा गया है कि अभी आपने इस तरह की कोई बात मीडिया पे आकर नहीं करनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो जो मुकदमे का मुद्दई है नोमान, वो पुलिस की कारकर्दगी से, पुलिस की तफ्तीश से मायूस दिखाई देता है। इसी मुकदमे के मुद्दई जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन पे हैं। हम उनसे फ़ोन पे पूछते हैं। इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के मुकदमा तो लाहौर में थाना इचरा में दर्ज हुआ है, लेकिन उनको इतलात ये मिली है कि शायद उनका भाई जो है वो अगवा करके गुजरात में ले जाया गया उसको। तो उनसे फ़ोन पे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका केस किस हद तक हल हुआ है, जो शुरू साइबर क्राइम से होता है और दूसरा दफात में तब्दील होकर अगवा यानी कि होने में जो है वो पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है और एफआईआर दर्ज है उस मुकदमे के मुद्दई से बात है। मैं मुजाहिद शेख बोल रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से, प्रोग्राम जुर्म अंजाम से। जी जी, क्या हाल है? क्या बना भाई का? कुछ नहीं सर, अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। अच्छा, और इसकी फैमिली है और बंदा वो रूपोश है। अच्छा, नहीं तो वो लड़की का क्या बना जो जिसकी दोस्ती हुई थी फेसबुक पे, वो पकड़ी गई है? हाँ जी, वो पकड़ी गई है, लेकिन उसकी भी उन्होंने बेल दायर की है। सुबह उधर मॉल्टन उसमें जो है ना, शायद उसकी बेल हो जाए शायद। अच्छा अच्छा, ये हमने लॉयर किया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि इसकी वैसे ही आपकी रिलेटिव नहीं है लड़की? नहीं, रिलेटिव नहीं है, ऐसे बस फैमिली फ्रेंड है, बस जान पहचान। अच्छा, तो इसकी दोस्ती फेसबुक पे हुई थी भाई से? इंस्टाग्राम पे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या? लेकिन वो कोई 1-1.5 साल 2 साल होने वाले हैं। अच्छा। तो वो फैमिली का भी आना जाना था और एक बार मेरी फैमिली भी गई हुई है इनकी तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब क्या पुलिस क्या कहती है, क्या कहाँ तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस बस वो मेन मरकजी मुलजिम को
ट्रेस करने में या किसी तरह से वो काबू आ जाए, बस उसी चक्कर में ही है पुलिस अच्छा, को। नहीं आपने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा ली थी ना, सीआईए के पास चली गई थी। सर लेकिन ना वो इतनी जल्दी कहाँ होती है हमारे मुल्क में, वो रिक्वेस्ट तो दी हुई है, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, कोई पेशरफ नहीं हुई अभी तक, मामला नहीं। स्टिल वहीं तक नहीं। है। हाँ जी। और वो जो गुजरात में बंदा पकड़ना था उसका, गुजरात में इसी को पकड़ के लाए हैं ना, किसको, ये लड़की ये को? राबिया को। हाँ नहीं जी। नहीं, वो जो उसका मामू था कि क्या इसका राबिया का हाँ मामू? जी हाँ जी हाँ जी, वो उसी को ट्रेस करने में लगे हैं कि कहीं ना कहीं से उसका कोई खैर खबर आ जाए, कोई खाना अच्छा। छुपा हुआ है अच्छा, निकल के अच्छा। सामने आ जाए। तो भाई कितने दिन हो गए आज? आज 14 तारीख से आज तकरीबन 22 दिन होने वाले हैं। 16, 17, 18, 18, 19 19 दिन। 19 दिन में कोई जो है सुराग नहीं मिला भाई का? हाँ जी। कहाँ है, कहाँ गया है, किसने? ठीक है, आपको वैसे क्या लगता है, मतलब समझा नहीं आपकी बात। मतलब आपको लगता है कि ये इन्हीं का काम है, कोई और इशू कहीं और तो नहीं था मामला इस तरह का कोई? और तो कोई मामला सामने नहीं आया, सारे जो चीजें थी ना वो एक तरफ थी, मतलब कोई मामला इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, बड़ा अच्छा था। अच्छा। अब वो दो ही बंदे बता सकते हैं, या तो इरफान बता सकते हैं या जो मगवी है शान, वही बता सकते हैं सही कि है, क्या मामला हो सकते हैं इन दोनों के। बिल्कुल ठीक है। चले चले यार, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे कि आपके भाई आपका सही सलामत सामने आ जाए और हाँ जो जी। मुलजमान हैं वो भी पकड़े जाएं और उनको सज़ा भी मिले। ठीक है, हाँ जी बस। चले चले, शुक्रिया आपका। ओ, ये ज़िशान जो मगवी था, यानी कि जो अगवा होने वाला नौजवान था, उसका भाई नोमान है, जिसने बताया कि 21 से 22 रोज़ अभी तक, जब हम ये उनसे बात कर रहे थे, तो 21 से 22 रोज़ हो गए हैं कि उसके भाई का कोई पता नहीं है कि ज़िशान जो है वो कहाँ पे गया। ये भी एक इंस्टाग्राम पे एक लड़की के साथ शादीशुदा नौजवान की जो है वो दोस्ती होती है और उसको मिलने फैमिली के लोग भी आते जाते थे, लेकिन अब पता ये चला कि इसी लड़की का कोई करीबी अजीज़ है जो इस लड़के को अगवा कर सकता है। ये ख़दशा है, ये मगवी के भाई की जानिब से जो है इल्ज़ाम है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हो सकता है कि यही लोग इन्वॉल्व हो। यकीनन इसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और 20-22 रोज़ तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम जो ताने बाने हैं वो इसी तरफ जाते हैं कि इस खातून का जो लड़की है, जो पुलिस की यकीनन अभी हिरासत में होगी या उनको जो है वो शुबे के इल्ज़ाम में या शाबिल तफ्तीश इनको किया गया होगा, तो ये वही जो है वो बता सकती है कि क्या मामला है। और जो मगवी है उसके सामने आने पर पता चल सकता है, या खुदा न खासा कोई भी मामला जो सामने आता है तो उसके बाद ये हक़ाइक़ सामने आएंगे कि इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के ज़रिए एक लड़के और लड़की की दोस्ती होती है और उसके बाद वो लड़का अगवा हो जाता है, और अगवा होने के बाद उसको किस हालत में देखा जाता है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन ये भी साइबर क्राइम की एक ऐसी वारदात है और इस तरह के बेशुमार ऐसे वाक़यात जो हैं और कम से कम शहर लाहौर में देखने को आते हैं, जो साइबर क्राइम यानी कि डिजिटल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में साइबर क्राइम की वारदातें हो रही हैं जो साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आती हैं, किस तरह से डिजिटल मीडिया का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, और यकीनन जब तक लालच ज़िंदा है तब तक इस तरह के जुर्म और क्राइम होते रहेंगे। जो साइबर क्राइम के वारदातें होती हैं, जो साइबर क्राइम का लोग जुर्म करते हैं, उसके लिए लोग कानूनी रास्ता भी इख्तियार करना चाहते हैं, उसकी कानूनी मदद भी लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उसकी कानूनी मामनत मिलती नहीं है। इस तरह का अगर आपके साथ जुर्म हो जाए, आपको कोई शादी का झांसा दे, आपके साथ कोई हनी ट्रैप हो जाए, तो कानून के मुताबिक, साइबर क्राइम के कानून के मुताबिक आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये साइबर क्राइम माहिर कानून जो हैं उनकी ज़ुबानी जानते हैं कि अगर किसी शख्स के साथ साइबर क्राइम जो आजकल दूसरे जुर्म की निस्बत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्या इक़दाम आप कर सकते हैं, कौन सा कानूनी रास्ता
इख्तियार कर सकते हैं, ये भी हम साइबर क्राइम माहिर कानून की ज़ुबानी जानते हैं। अच्छा, ये जो साइबर क्राइम है ये बेसिकली रिसेंट इनोवेशन है हमारे लॉ में। तो जैसे ही लॉ डेवलप होता ही उस वक्त है जब कोई क्राइम पैदा होता है। तो जैसे गैजेट्स आना शुरू हुए, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन शुरू हुई, तो साथ ही उसका क्राइम भी सामने आना शुरू हो गया। अब इसको हम अगर कैटेगराइज करें ना, तो सबसे पहले इस पे आएगा कि जो आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो हो ये बेसिकली रहा है कि किसी भी कोई ऐसी लव अफेयर चल रहा होता है किसी का, कोई जब मैरिज चल रही होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ होता है जो जब ब्रेकअप होता है उनका आपस में, तो वो उसको पब्लिक कर देते हैं। तो एक तो ये कैटेगरी आ रही है हमारे पास कि किसी का एक्सप्लिसिट इमेजेस को, किसी के न्यूड को अपलोड करना, किसी के ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल को अपलोड करना। एक तो ये साइबर क्राइम की जो क्लास सामने आ रही है। दूसरी है साइबर स्टॉकिंग, यानी एक बंदा आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा और आप उसको कंटिन्यूसली फोर्स कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो आपके साथ बात करे। तो एक ये भी अब हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त आजकल बहुत पीक पे जा रही है, वो जा रही है जो जिसको फ़िशिंग भी कहते हैं हम लोग। उसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी ये है कि आपको आउट ऑफ ब्लू एक कॉल आती है, एक बंदा पीछे रो रहा होता है, उसमें वो कहता है सर मैं लूटा गया, मैंने पैसे अपने घर भेजने थे, वो गलती से आपको भेज दिए। तो आप ज़ाहिर कहते हैं कितने पैसे हैं जी, वो 3500। आप कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं मैं वापस कर देता हूँ। वो कहता है जी आपके पास एक पासवर्ड आएगा अभी, तो ये मुझे पासवर्ड आप दे दें तो मैं पैसे इससे अपने रिवर्स कर लूँगा। अच्छा, वो आप उसको पासवर्ड दे देते हैं। वो पहली अटैम्प्ट में क्या करता है कि वो पहली अटैम्प्ट में आपकी ऐप को वो हैक करता है। दूसरी दफ़ा फिर वो अटैम्प्ट करेगा आपके पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि फ़ोन आपका रजिस्टर्ड होता है। वो कहता है सॉरी सर वो पासवर्ड गलती से नोट नहीं हुआ, एक और पासवर्ड आया वो बता दें। तो जब वो पासवर्ड आप देंगे उसको, तो उससे जो भी आपकी ऐप में पैसे होंगे वो ट्रांजैक्शन कर लेगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरे इसी की कैटेगरी एक और है जिसको स्पूफिंग भी कहते हैं, कि वो आप किसी और नंबर से कॉल कर रहा होता है लेकिन आपको लगता है कि शायद वो आपके बैंक से कॉल आ रही है आपको। तो वो आपसे पूछते हैं जी आपका ATM नंबर या आपका फलां कार्ड का नंबर क्या है। वो आपके अकाउंट की डिटेल लेते हैं वहाँ से, वो हर चीज़ लेते हैं वहाँ से, और लेने के बाद वो क्या करते हैं कि वो आपके अकाउंट में उसने कहीं ना कहीं बैंक के एम्प्लॉयज़ भी साथ ही इन्वॉल्व होते हैं, तो आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। इसमें एक और चीज़ भी बहुत अब आम होती जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए। वो होता क्या है कि आपको एक आउट ऑफ ब्लू फ़ोन आता है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कहते हैं वालेकुम सलाम जी, मुझे पहचाना? आप कहते हैं अच्छा तुम फ़लाँ बोल रहे हो? वो कहते हैं नहीं पहचाने। फ़लाँ बोल रहे हो? हाँ हाँ मैं फ़लाँ ही बोल रहा हूँ। अच्छा, वो होता कोई आउट ऑफ ब्लू, वो पता नहीं कौन है कौन नहीं है बंदा, वो एक स्ट्रेंजर बंदा है। अच्छा, वो कहता है अच्छा वो इशू ये है कि मैं तो सऊदीया में आया हूँ या मैं फ़लाँ जगह आया हूँ, उसका नंबर भी वही आ रहा होगा आपके पास। तो आपको पता है कि मेरी जो वाइफ है उसका तो ऐसे काम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे भेजना चाहता हूँ, मैं आपके अकाउंट में भेजूँ, तो आप मुझे अपने अकाउंट की डिटेल दे दें। तो आप समझते हैं कि शायद वही बंदा है, उसको आप अपने अकाउंट की डिटेल दे देते हैं। वो आपके टेलीफोन नंबर से आपका ID कार्ड नंबर लेगा, नागरा से उसका सारा वेयर अबाउट्स लेके वो आपके बैंक को ट्रैप कर लेगा। इसके अलावा एक और भी इसकी किस्म है। वो क्या हो रहा है कि वो एक अचानक आपको फ़ोन आएगा, आपको पता चलेगा आपका बेटा, आपका भांजा, आपका भतीजा वो फ़लाँ पुलिस स्टेशन में बंद है, वो फ़लाँ बंदे के पास है, आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करें वरना हम FIR दे देंगे या इसका इनकाउंटर कर देंगे। वो बच्चा पीछे रो भी कोई ना कोई रहा होगा और उसकी रोने वाली आवाज़ भी आ रही होगी, और रोने वाली आवाज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सी बात होती है। तो वो आपके अंदर इतना खौफ पैदा हो जाता है कि आपको लग रहा होता है कि यार 10-20 हज़ार जा भी रहा है ना, तो वो जाए, बंदे की जान बचाएँ, तो वो आप दे देते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट एक जो साइबर क्राइम आजकल हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर हम इस कमरे में बंद बैठे हैं ना, तो मेरे पास आके एक स्ट्रेंजर बैठता है तो मैं उससे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर मुझे ऑनलाइन मिलता है तो आई ऑलवेज़ लव टू टॉक इन, तो मैं उसके साथ इतनी जल्दी घुल मिल जाता हूँ कि उसको हर चीज़ दे देता हूँ। और ये हमारी बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो करेंगे क्या कि वो ट्रैप करेंगे, आपको ट्रैप करके आपके वो जज्बात को उभारने की कोशिश करेंगे। फिर वो किसी ना किसी तरीके से आपको न्यूड कंडीशन में लाके वो आपकी वीडियो बना लेंगे। वो जैसे ही आपने न्यूड होना है उनकी वीडियो चल रही होगी, वीडियो बन जाएगी जो आपको आपके इनबॉक्स में आ जाएगी कि आप हमें इतने पैसे दें और इतने पैसे देंगे तो आपकी वीडियो वरना हम पब्लिक कर देंगे।
तो वो बंदा बेचारा अपनी शर्मिंदगी को, अपनी इज्जत को बचाते हुए वो क्या करेगा कि वो अपने उनकी जो डिमांड है उसको पूरी करता जाएगा। पहली करेगा, दूसरी करेगा, तीसरी करेगा, चौथी करेगा। तो ये एक एक्सटॉर्शन की भी किस्म है, यानी जिसको हम भत्ता कहते हैं। तो ये भी भत्ता ही है एक किस्म का कि आप किसी की एक्सप्लिसिट वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करें। तो इसके लिए जो मेरी इसमें एक रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि आपने ब्लैकमेल हो के अल्टीमेटली इसको एक्सपोज करना है लोगों के ऊपर, आपने खुलना है लोगों के सामने, तो आप क्यों ना पहले दिन ही उसको रोक दें कि यार तुमने जो करना है कर लो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना अगर आप गलती कर बैठे हैं। अच्छा, इसमें हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसमें उसकी ट्रेनिंग किस एंगल से होनी चाहिए? वो ट्रेनिंग उनकी इस एंगल से होनी चाहिए कि हम पहले अपनी सोसाइटी को ये बात समझाएं कि जिस बंदे के साथ साइबर क्राइम हो रहा है वो एक अग्रीव्ड पर्सन है, वो एक विक्टिम है, वो एक साइबर क्राइम का शिकार है। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी लड़की ने, किसी बच्ची ने किसी की लव एंड अफेक्शन में अपनी कोई एक्सप्लिसिट इमेज उसको भेज दिया और उसने उसको पब्लिक कर दिया, हम सबसे पहले अपनी बेटी को पूछेंगे भी तुम्हें क्या ज़रूरत थी भेजने की? किसी बंदे को ट्रैप किया, ट्रैप करके उसके पैसे निकलवा लिए, हम उसको कहेंगे भी तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुमने उसको अपना पासवर्ड दे दिया? तो पहले हमने सोसाइटी को ये बात समझानी है कि जिस बंदे की एक्सप्लिसिट इमेजेस लीक हुए हैं, जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, वो एक विक्टिम है, उसको हमदर्दी चाहिए ना कि उसको तंज चाहिए। अगर हम सोसाइटी के बिहेवियर में ये चेंजेस ले आएंगे तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी में साइबर क्राइम अगर होता भी है तो उसके अग्रीव्ड और इफेक्टिव जो है ना वो कम से कम हो जाएंगे। हनी ट्रैप बिल्कुल साइबर क्राइम में आता है। मैंने वही जो आपको पहले भी इस पॉइंट के ऊपर सबमिट किया है सबको अपने लोगों के सामने कि ये हनी ट्रैप ये होता है कि किसी को अच्छी तस्वीरें, अच्छे इमेज दिखा के, उनको सुहाने ख्वाब दिखा के, उनको कोई रोमांटिक चीज़ें दिखा के या सुना के उनको अपने ट्रैप में फंसाया जाता है और उसका ट्रस्ट इतना डेवलप कर दिया जाता है। ट्रस्ट का ये लेवल होता है कि बंदा समझता है कि इस रुए ज़मीन के ऊपर अगर मुझे खुद से भी ज़्यादा किसी पे यकीन है तो वो मेरा जो अपोजिट मुझसे बात कर रहा है ये वो है। तो वो उसको बेसिकली वो ट्रैप कर रहे होते हैं लोग और ये पूरे पूरे गैंग्स चल रहे होते हैं इसके ऊपर। तो इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आए, जो कि इंसान है, गलती करता है, बहक जाता है, किसी से भी गलती हो सकती है, तो उसको बजाय इसके उसको फ़ौरन एक्सपोज करें उस चीज़ को, अपने नियर एंड डियर्स को बता दें कि ये मैं फंस गया हूँ इसमें। अगर कोई चीज़ सामने आती है तो उसका बजाय इसके कि आप मेरा मजाक उड़ाएं, आप मुझे इंसाफ दिलवाएं उसके ऊपर। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसकी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि जो वीडियो बना के आपकी एक्सप्लिसिट वीडियो को बनाता है, ऑनलाइन आपसे बात करता है, आपको वो प्रॉपर उस स्टेज पे, उस लेवल पे ले आता है कि आप अपनी न्यूड कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो फिर आपको वीडियो क्लिप भेजता है। ये और हनी ट्रैप ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज़ें हैं। ये जो यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स जो इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, ये बेसिकली डेफामेशन भी इसको अट्रैक्ट होती है और ये साइबर क्राइम भी है साथ साथ। इसमें बेसिकली अभी साइबर क्राइम को हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हमारे पास जो बेलेबल, जो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और नॉन बेलेबल वो होते हैं जिनमें बेल नॉर्मली नहीं होती। वो अभी सिर्फ यही हैं ऑफेंसेस, या तो जो रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर बेस्ड ऑफेंसेस हैं जो साइबर स्टॉकिंग के के ज़रिए जा रहे हैं, या फिर वो जो एक्सप्लिसिट इमेजेस जिसमें हो रहे हैं। अब ये जो साइबर फ्रॉड हो रहा है या जो आपने कहा है कि किसी की आप इज़्ज़त को उछाल रहे हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इनके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाए हैं। ये क्राइम, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अच्छा, इसके बारे में मेरी सिर्फ इतना पब्लिक को भी ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें बीइंग मुस्लिम, बतौर मुसलमान, हमने ये देखना है कि अल्लाह ने कुरान में भी ये बात फरमाई है कि तुम किसी के पास, जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए, कोई फासिक ख़बर लाए, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अल्लाह कभी हमेशा माफ़ फरमाए, तो तुम उसकी तस्दीक किया करो पहले। तो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इसके ऊपर कोई भी बात आती है तो उसको काउंटर चेक करें। अभी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ इसकी। अभी हमारा एक बॉय पाकिस्तानी जो कि ओलंपिक्स में गया जेवलिन थ्रो में, अभी उसका कंपटीशन 6 को होना है। उसका कोई पुराना कंपटीशन लगा के अभी फेसबुक, सोशल मीडिया पे चल गया जिसने गोल्ड जीत लिया, उसने गोल्ड जीत लिया, हालांकि उसका कंपटीशन नहीं हुआ। किसी बंदे ने जाकर तस्दीक करने की कोशिश ही नहीं की इस बात की कि क्या अभी तक वो कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें पहली बात तो ये है कि उन लोगों को ये काम करना ही नहीं चाहिए। जो सिविलाइज सोसाइटी है वहाँ पे ऐसी चीज़ें आनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो टेबलॉइड्स हैं, जो शाम के अखबारों में फेक न्यूज़
ये तो यूरोप का भी बड़ा वतीरा रहा है। तो इसलिए पहले उनको ख्याल करना चाहिए, फिर जो लोग पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उनको उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए विदाउट वेरिफिकेशन। ये बिल्कुल साइबर क्राइम है, बिकॉज उसमें वो कहती है कि मेरे खान के बारे में तुमने ऐसे ऐसे किया है, तो वो बेसिकली वो खान को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे किसी की शोहरत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाएगी, वहाँ पे सेक्शन 500 PPC और साइबर क्राइम के सेक्शन 7 अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो उनके खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। लेकिन फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि ये बेसिकली बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इन पे FIR नहीं होती, इन पे कंप्लेंट होती है, और थोड़ा सा वो लेंथी प्रोसेस है, इसलिए लोग बॉदर ही नहीं करते कि इस प्रोसेस को फॉलो करें। समटाइम्स तो फ्रॉड का लेवल ही इतना लो होता है, जो जैज़ कैश पे हो रहे होते हैं 5000, 7000, 10,000, तो वो इग्नोर करते हैं लोग। वो कहते हैं जी अल्लाह का लिखा हुआ था, ये हमारे साथ हो गया, अब हमने क्या वकील करना है। लेकिन जहाँ पे आपकी डेफामेशन हुई हो, जहाँ पे आपके एक्सप्लिसिट इमेजेस लीक हुए हों, जहाँ पे आप के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका हो, वहाँ पे विदाउट वेस्टिंग द टाइम आप बिल्कुल ये ना सोचें कि जी दुनिया क्या कहेगी। आप इमीडिएटली आप कंसर्न जो FIA पहले थी, अब उन्होंने एक नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी शायद बना दिया है, एक जो लेटेस्ट अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है, उसको अप्रोच करें, वहाँ पे एप्लीकेशन दें। वो फौरी तौर के ऊपर हमारे पास ये अभी पावर्स हैं कि हम जितने भी ये जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इंक्लूडिंग फेसबुक, हम उनका रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, बिकॉज मैजिस्ट्रेट्स के पास ये पावर है, तो वो रिकॉर्ड मंगवा लेगी। अभी वकील की ज़रूरत नहीं होती स्टेज के ऊपर। अच्छा, अब इस पे हमने ये भी डेवलप लॉ को कर लिया है कि वैसे क्रिमिनल लॉ में किसी भी स्टेज के ऊपर पावर ऑफ अटर्नी परसू नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ पे साइबर क्राइम की बात है, वहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी इज़ फुली कॉम्पिटेंट टू परसू द केसेस। वो जा सकता है, वो जाके उसको परसू कर सकता है। तो इमीडिएटली वकील को इंगेज करें, वकील को इंगेज करके इसको प्रोसेस करवाना शुरू करें। अच्छा, अब अगली बात यह है कि एक वकील इंगेज करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि जो क्रिमिनल लॉ और साइबर क्राइम को समझता हो उसको वकील किया जाए, क्योंकि ये बेसिकली इसमें फोरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रूव करनी होती हैं, इसमें जो एक्सपर्ट्स ने आना होता है वहाँ पे और उनकी एविडेंस को कैसे करवाना है। इसमें जो एक अरशद मलिक केस आया था, बड़ा मशहूर केस था, उसका नाम है इश्तियाक मिर्ज़ा केस, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें पूरे पैरामीटर्स दिए गए हैं कि किस किस तरह जो ऑडियो और वीडियो जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होती है। तो अगर एक आप जो गुड लॉयर आप एक्सपर्ट नहीं एंगेज करेंगे तो वो आपके केस को प्रूव ही नहीं कर सकेगा वहाँ पे। तो इसलिए, और जहाँ तक रही बात ये कन्विक्शन की, तो आपकी बात के साथ मैं जाता हूँ बिल्कुल कि इसमें 90% ये होता है कि प्री-अरेस्ट बेल्स नहीं होती, और जब बंदा अरेस्ट होता है, जो एक्यूज़ड होता है, उसकी पोस्ट अरेस्ट बेल नॉर्मली कोर्ट्स ले लेती हैं। कुछ इसमें फॉर एंड अगेंस्ट, इसमें दोनों अब व्यू आ चुके हैं, लेकिन अगर उसकी बेल हो जाए तो केस वहीं पर डंप हो जाता है। लेकिन हम एक केस कर रहे हैं, बड़ा मशहूर केस है, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की एक्सप्लिसिट इमेजेस को अपलोड किए थे। वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर दैट केस सिंस 2019। तो हम आज भी खड़े हैं, हम उस पर लड़ रहे हैं, हम उसको देखें। आप बेसिकली आपने जो भी मेरी बात को सुन रहा है वो इस बात को समझे कि आपने सिस्टम को भी सेटल करना है, साथ साथ आपने इस सिस्टम को अगर सेटल नहीं कर सके, तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो फिर ये क्राइम फैलता जाएगा। तो आप अपने हिस्से का रोल प्ले करें। अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप उसका बदला लें, चाहे उस पर पैसे ज़्यादा लगते हैं चाहे कम लगते हैं। तो बाकी जो सज़ा जज़ा है वो इसमें चूँकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है सारी, इसमें इस पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स के ऊपर एविडेंस बेस कर रही होती है, तो इसमें 99% चांसेस ऑफ कन्विक्शन होते हैं ऐसे केसेस में। साइबर क्राइम की वारदातें सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही नहीं हो रही, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इन वारदातों का शिकार हो रहे हैं। और लोग जो हैं वो अब अवेयरनेस हासिल कर चुके हैं कि ये साइबर क्राइम की वारदातें हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स भी आपको, ऐसे मैसेजेस भी आपको आते हैं कि आपका इतने लाख का इनाम निकल आया है, या आपके इनाम में ये चीज़ निकल आई है। तो आप जैज़ कैश या किसी भी ऐप के ज़रिए उनको पैसे मुंतकिल कर दें, लेकिन लोग फिर भी अपनी मासूमियत के बहाने से या मासूमियत की वजह से वो पैसे, वो रकम मुंतकिल भी कर देते हैं। लेकिन साइबर क्राइम की जो हीनियस क्राइम की वारदातें होती हैं, उस हवाले से लोगों का क्या कहना है? जो लोग इस वारदातों का शिकार होते हैं और उनके प्यारे या उनके जानने वाले इसमें किसी न किसी तरह से लुट जाते हैं,
वो लोग क्या कहते हैं ये भी उनकी ज़ुबानी सुनिए। देखिए, मैं इस बारे में तो ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए, लेकिन जो ये हनी ट्रैप्स वगैरह हैं, ये ब्लैकमेलिंग है, इस पे सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। और सबसे बेहतर है कि हमारा जुडिशल सिस्टम अगर अच्छा हो जाए और बर वक्त इंसाफ मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम बुराइयाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। बुराइयों की जड़ जो है, बुराई जो फैल रही है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारा जुडिशल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बर वक्त हमें वो नहीं मिलता, प्रोसिक्यूशन सही नहीं होती, और जेनवन लोगों को अगर 5-10 को सज़ा मिल जाए तो ये हमारा ये सारा मसला हल हो जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि सोशल मीडिया होना चाहिए, और बहुत से लोगों को अपनी आवाज़ पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया मिला है। ये मिलना चाहिए। जहाँ पहले हमारी आवाज़ नहीं सुनता था, आज हमारी आवाज़ हर जगह हर मौके पर पहुँचती है। पॉजिटिव, नेगेटिव जो है वो गलत है, और गलत प्रोपेगेंडा करें उस पर बिल्कुल सज़ाएँ होनी चाहिए और उसको रोकथाम करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया को बंद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा अवेयरनेस टूल ही आपके पास सोशल मीडिया है। इस पर अच्छे कंटेंट्स बनने चाहिए, ख़ास तौर पर टिकटॉक्स के ऊपर, यूट्यूब्स के ऊपर, और लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल सकती है। डेफिनेटली जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो बुराई को रोकने के लिए भी आपको यही टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा और अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, अच्छे कंटेंट्स बना के। हमारे यहाँ ये एक सोच डेवलप हो गई है कि हम जितना नेगेटिव बनाएंगे उतना हम सोशल में उसमें हमें वायरल में हो जाएंगे और हमें लोग ज़्यादा पहचानेंगे। हालांकि पॉजिटिव चीज़ों में आएँ और पॉजिटिव आप मैसेज दें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बढ़िया और बेहतरीन ज़रिया आपके पास सोशल मीडिया पॉजिटिव थिंकिंग पहुँचाने के लिए। बेसिकली ये टॉपिक आपने बड़ा अच्छा चूज़ किया है। ये आजकल बहुत ज़्यादा ना लोगों के साथ ये हो रहा है। एक दफ़ा मेरे साथ भी हो चुका है, मुझे 2-3 नंबरों से कॉलें आई कि जी आप कोशिश की गई। आई डोंट नो वो कौन लोग थे, ना मेरे इतने सोर्सेज हैं कि मैं वो पता कराता फिरूँ। एनीवे वो मैं नंबर ब्लॉक कर देता था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब तक लालच है ना, और लालच एक डिफरेंट किस्म के लालच है, पैसों का है, बॉडी का है, लस्ट है। हम लोग थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, कोई एक्टिविटी पॉजिटिव है नहीं, उस वजह से हम बड़ा इजीली ढूंढ लेते हैं। मोबाइल ने हमें काफ़ी, जहाँ तक मोबाइल के फ़ायदे हैं, अच्छा खासा उसने हमें ख़राब कर दिया, मॉरली डिग्रेड हो गए हम। तो उस वजह से लोगों को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा यार काबू में रखें। ये नहीं कि फ़ोन आया थे, अब भागम भाग पता नहीं किसी फ़ीमेल का फ़ोन आ गया है, और बाद में फिर हम लोग ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से गिले करते हैं, मीडिया पर हम शोर मचाते हैं कि जी पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। अब पुलिस के पास हम लोगों की हिफाजत के लिए और बहुत सारे काम हैं। अब जो काम आप देखें ना, चोरी होगी, डाका हो गया, मान लिया, हमें नहीं पता था, लेकिन ये तो मैंने जानबूझकर किया है। मुझे अपने घर तक महदूद रहना चाहिए। मैं अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे अपनी वाइफ तक महदूद रहना चाहिए, मुझे अपनी बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर मेरे पास पैसे हैं तो वो मुझे पैसे ऐसी इमोरल एक्टिविटीज़ की बजाय मुझे फोकस अपनी फैमिली को करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। हम बाद में रोना रोते हैं जी पुलिस ने साड़ी गल नहीं सुनी। पुलिस क्या करे उधर, वो किसको पकड़े? तो मेरे ख्याल में तो हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए जब हम खुद ठीक हो जाएंगे। रिसेंटली एक सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ भी इस तरह का हुआ है, जो कि हम सुन रहे हैं कि वो हनी ट्रैप था। आई डोंट नो वो हनी ट्रैप था या नहीं था, लेकिन बहरहाल उनकी कितनी बदनामी हुई वो लोगों, मैं खुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब पता नहीं अब मेरी उनकी रिस्पेक्ट में थोड़ी कमी आ गई है। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वो लोग सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू, और या फिर वो ऐसा मैसेज सेंड करते हैं आपके फ़ोन नंबर के थ्रू के आप ना सपोज पेमेंट करें, लाइक्स लें, फॉलोवर्स लें। तो इस तरह वो ना अपने बेचना चाह रहे हैं, और लोग पता क्या करते हैं, वो लोग उसको लाइक एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपना पेमेंट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर पेमेंट लोग करते हैं 1000, 2000, इस तरह से उनका लॉस होता है। उनको बाकायदा वो नहीं मिलता, क्या कहते हैं, चाहते हैं कि जो मिले उनको वो नहीं मिलता एक तरह से। और फिर मुझे लगता है कि हमारे ना हुकूमत को या फिर कोई इदारों को ये कहना चाहिए कि काम के स्टेप्स लें, बाकायदा स्टेप्स लें, अवेयरनेस दें लोगों को कि प्लेटफॉर्म के थ्रू, और या फिर आप कहें कि ऐड चलाएं कि यंगस्टर ज़्यादातर इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा, यंग यूथ को थोड़ा सा बताएं, या फिर फैमिली भी कोई काम करें कि उनको बताएं क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव, क्या गलत हो रहा है। तो
ये सारा इस तरह से एक तो सबसे पहले अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और इस तरह के लिंक्स होते हैं वो ओपन करते हैं लोग। सिर्फ अनएजुकेटेड लोग नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। और इस तरह जो सोशल मीडिया पे कोई लिंक्स वगैरह ओपन करते हैं, आपके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। स्पेशली जो आपके बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं, जो मोबाइल ऐप्स होते हैं, वो इस तरह के आप लोगों के जो उसमें से ट्रैप करते हैं, वो आपको फेक मैसेजेस करते हैं, आप उनको अपने पिन कोड्स भेज देते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर कोई इंसान ट्रैप हो रहा है तो वो खुद को खुद ही अवेयर करे। एक दफ़ा अगर गलती हो गई है दोबारा वो इस तरह से ना करे। जो इंसान खुद सेल्फ अवेयर हो सकता है उससे कोई उसको समझा नहीं सकता। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको खुद इस चीज़ से बचाव करना चाहिए, मुझे लगता है। और मुझे ये लगता है कि कुछ लड़कियां इस तरह से होती हैं कि वो हरासमेंट जब लड़के वो या कुछ भी करते हैं तो वो कुछ लड़कियां तो डर जाती हैं, डर के मारे कुछ बताती नहीं है। मैं यही चाहती हूँ करने के उन्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, पेरेंट्स से बात करके उनको बताएं। अगर गलती हो भी गई है तो आई नो कि पेरेंट्स उनको समझते तो होंगे, बट वो आई डोंट नो कि क्यों नहीं बताती हैं। ऊपर से वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं करती हैं, बाद में वो हरासमेंट हो के भी वो पैसे दे देती हैं या अपने कुछ भी जेवर में बेच देती हैं या इस तरह से वो ट्रैप हो ही जाती हैं। निकलना चाह रहे बैरून मुल्क का, मुझे लगता है झांसा दे भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको यकीन करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये इतना सोशल मीडिया में आम हो चुका है। और लड़कियों को तो मैं कहती हूँ बहुत अब होना चाहिए कि वो फ्रॉड्स मैंने बहुत सारे देखे। स्कैम इस तरह से होता है कि मेरे साथ खुद हो चुका है कि मैंने आईफोन के एयरपोर्ट्स बेचे थे तो उन्होंने जैज़ कैश में 2 नंबर्स ऐड होते हैं, ये पहले मुझे नहीं पता था। ठीक है, अब एक नंबर उन्होंने वो ऐड किया जो मेरा अपना था और एक नंबर उन्होंने वो ऐड किया जो कि उन्होंने दोबारा से उन्होंने वो नंबर दूसरा ऐड किया कि उनके पास अमाउंट चली जाए। तो वो अमाउंट उनके पास दोबारा चली गई थी, मेरे पास नहीं आई। और उसके बाद से उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं की थी, जो कि मैंने रिपोर्ट लिखवाई भी थी, बट ये कि उसका सारी चीज़ें फेक थी। हाँ, मैंने रिपोर्ट साइबर में की थी, क्योंकि फिर मैंने अपने एयरपोर्ट्स आईफोन ढूंढने के लिए उनके वो नंबर वगैरह जो भी था जहाँ से मैंने लिए थे वो भी मैंने उनको लिखवाया कि मैंने यहाँ से लिए थे। बट ये है कि अब वो तो जा चुका था, बट अब उसका कोई पता ही नहीं था मेरे पास। इसमें ये सीखा है कि किसी पे एतबार तो आपको करना ही नहीं चाहिए। पहले आप लोग खुद अपना वो स्क्रीनशॉट उसने दिखाया ही गलत था, मेरा नेट का इशू था तो वो तो मेरी गलती थी। खैर सीखा तो उससे बहुत कुछ कि आप दोबारा किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किसी दौर में पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती थी नौसरबाजी का, जिसकी 420 की दफात के तहत FIR दर्ज की जाती थी। अब नौसरबाज जो धोखा देने वाले लोग हैं वो अब डिजिटल मीडिया का या डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए जो नया कानून सामने आया है पिछले चंद वर्षों में वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में भी वही फ्रॉड, वही धोखाधड़ी, वही लाखों रुपए का फ्रॉड, और उसी तरह से हनी ट्रैप जो एक नई टर्म आई है हनी ट्रैप, उसके ज़रिए लोगों को अगवा भी किया जाता है। सिर्फ उसमें खातून को या खातून की आवाज़ को शामिल किया जाता है। ये वारदातें आहिस्ता आहिस्ता इनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यकीनन पुलिस तो इनके ख़िलाफ़ या ऐसे कानून के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, लेकिन दूसरी जानिब FIA और दीगर ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब साइबर क्राइम बढ़ता हुआ और साइबर क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए नुकसान का बायस बन रही है। आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी आपको मालूमात दी जिसमें आप भी साइबर क्राइम की वारदातों से बच सकते हैं, लेकिन इदारों को ये चाहिए कि इस बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम के लिए इंतहाई अहम और मौसर इक़दाम करें। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।